नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, कंजंक्शंस की हमारी क्लासेस चल रही थी। पिछली क्लास में हमने बेसिक डेफिनेशन और जो क्लासिफिकेशंस हैं कंजंक्शंस के उनके बारे में चर्चा की थी। आज सेकंड क्लास में हम कंजंक्शंस का टॉपिक पूरा कवर कर लेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबसे दो इम्पॉर्टेंट बातें। जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है कि अगले 18 महीनों में 10 लाख वैकेंसीज फिलअप करने का उनका टारगेट है। तो दोस्तों आप सबके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इस 18 महीने के पीरियड में बहुत सारी वैकेंसीज डिक्लेयर होंगी। तो ज़ोरदार तैयारी के साथ में दोस्तों इन वैकेंसीज को टारगेट कीजिए। ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि हमारी ये मुहिम चल रही है, कॉस्ट फ्री इंग्लिश ग्रामर की जानकारी हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुंचाने के लिए आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है। उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम में ये वीडियोस सर्चिंग में ऊपर आ सकें। इसी के साथ में दोस्तों आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों कंजंक्शंस है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सबके लिए करंट अफेयर्स का, जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हालांकि ये इवेंट जो है अब से कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन नेशनल करंट अफेयर्स में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है दोस्तों। और जो बच्चे अब अगले 1-1.5 महीने 2 महीने में कोई भी एग्ज़ाम फेस करने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। ये तस्वीर आपके सामने है दोस्तों, एक ट्रेन आपको नज़र आ रही है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था कि उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को, यानी कि प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये मौका दिया कि वो भी भारतीय रेल की जो ट्रेन सेवाएं हैं उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपने किसी एफर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते वो एफर्ट किसी टूरिज्म बेस्ड थीम पर होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट की थी, जिसमें कि वो भारतीय रेल सेवाओं की सर्विसेज उपलब्ध करा रहे थे, इस परियोजना का नाम क्या था? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं: भारत गौरव स्कीम, भारत दर्शन स्कीम, स्वावलंबी भारत स्कीम, या फिर फोर्थ ऑप्शन गौरवशाली भारत स्कीम। दोस्तों इसमें मैं आपको एक हिंट दे दूं कि ये जो रेल सेवा प्राइवेट लोगों के लिए स्टार्ट की गई थी, इसमें थीम टूरिज्म बेस्ड थीम्स पर ही ये आधारित थी कि जो पर्यटन से संबंधित स्थल हैं वह उन स्थलों को कवर करती हुई ये रेल सेवा शुरू की गई थी। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपका जवाब सही होता है, गलत होता है, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज योर एफर्ट, योर अटेम्प्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। कंजंक्शंस की दोस्तों हम बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं कंजंक्शंस की, इनके बारे में बात कर ली थी। आज हमें तीसरी कैटेगरी यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ब्रॉडली स्पीकिंग कंजंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जब आप बहुत मोटे मोटे सिरसिरे तौर पर बात करते हैं तो कंजंक्शंस को आप 2 हिस्सों में बांटते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनके बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो को आप ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। अभी अगर दोबारा से उसे डिस्कस करेंगे तो काफ़ी समय उसमें ज़ायर हो जाएगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करते हैं तो कोरिलेटिव कंजंक्शन दोस्तों वो कंजंक्शंस होती हैं जो कि पेयर में यूज होती हैं, जोड़े में इस्तेमाल होती हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द उसमें इस्तेमाल होते हैं और वो 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करती हैं, यानी कि 2 हिस्सों को, 2 शब्दों को, 2 फ्रेजेस को या 2 क्लॉजेस को जोड़ने का काम करती हैं। तो क्या क्या हो सकती हैं सर कोरिलेटिव कंजंक्शंस? बहुत सारी हैं सर। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, सच एज, नो सूनर देन। तो इस तरीके से जो शब्द या जो कंजंक्शंस जोड़े में इस्तेमाल होती हैं उनमें एक से अधिक शब्द होंगे तो उन्हें आप क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। लिख लेते हैं इसको दोस्तों।
आइदर और या नाइदर नॉर। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं दोस्तों बीच में डॉट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ये कंजंक्शंस ऐसे नहीं है कि इकट्ठी ही इस्तेमाल होंगी। आइदर और के बीच में हो सकता है आपको कुछ वर्ड्स मिलें, ठीक है। इसी तरीके से नाइदर और नॉर के बीच में भी आपको कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं, लेकिन कंजंक्शन ये इकट्ठी ही यूज होंगी। किसी सेंटेंस में अगर आइदर आ रहा है तो और भी आएगा, नाइदर का इस्तेमाल हुआ है तो नॉर भी आएगा, नॉट ओनली का इस्तेमाल हुआ है तो बट ऑल्सो भी आएगा। हो सकता है कहीं दूर बैठा हुआ हो लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। इसी तरीके से नो सूनर देन, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो कंजंक्शंस हैं दोस्तों जो पेयर में इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। तो आज का जो हमारा सारा टॉपिक है दोस्तों वो कोरिलेटिव कंजंक्शन के ऊपर ही आधारित है तकरीबन तकरीबन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंजंक्शंस हैं ये जो अक्सर बच्चे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उनको तो सही समझ लेते हैं, लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो टॉपिक होता है इसको इग्नोर कर देते हैं, और इसी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में पुटअप होते हैं। आज ही आप क्लास ये जो अटेंड करेंगे इसके बाद में आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि अब तक हमने इन कंजंक्शंस को तो छोड़ ही रखा था, और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही अधिकतर बार इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग इस्तेमाल नहीं होती हैं। ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं दोस्तों ये आप देखोगे कि दीज आर बिल्ट अपॉन कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उन्हीं के ऊपर ये इमारत बन रही है। जिस बच्चे ने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग को अच्छे से समझ लिया है तो उसको फिर कोरिलेटिव कंजंक्शंस समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आइदर और की। ये जो आइदर और कंजंक्शन है दोस्तों इसका मतलब होता है दो में से कोई एक। जब आपको चॉइस मिल जाए कि आपके पास दो चीजें हैं उनमें से कोई एक आपको चुननी है तो वहां पर आप आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइदर के बाद हमेशा और का इस्तेमाल होगा, कभी भी आप नॉर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट, कि वो या तो ईमानदार है या तो अक्लमंद है या ईमानदार है। उसकी दो क्वालिटीज में से आपको कोई एक चुननी है कि ही इज आइदर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट। आइदर विराट और रोहित विल लीड द टीम। या तो विराट या फिर रोहित टीम का नेतृत्व करेंगे, दोनों नहीं कर सकते, या तो ये या फिर ये। तो जहां पर आपको दो में से कोई एक चुनना है दोस्तों वहां पर आप आइदर और का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइदर के बाद हमेशा और का इस्तेमाल होगा। अगर आपने नॉर का इस्तेमाल कर दिया दोस्तों तो वो गलत है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगला नियम है दोस्तों नाइदर नॉर के लिए। नाइदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। आइदर और होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर नॉर दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। नाइदर विराट नॉर रोहित विल प्ले इन दिस सीरीज। अगर हम कहें कि भाई ये कोई श्रृंखला आ रही है इसमें ना तो विराट खेलेगा ना रोहित खेलेगा, इन द सीरीज कह लीजिए या वर्ल्ड कप कह लीजिए, या अगर सपोज इस तरीके से बात कही जाए कि भाई वर्ल्ड कप में दोनों ही खिलाड़ी नहीं खेलेंगे तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, नाइदर विराट नॉर रोहित विल प्ले इन द वर्ल्ड कप, कि दोनों में से कोई नहीं खेलेगा, ना तो विराट और ना ही रोहित, ठीक है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, नाइदर के बाद नॉर लगेगा। अगर आप और लगा देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आइदर के बाद में और लगा लें या नॉर लगा लें, ठीक है। आइदर
और होता है, नाइदर के साथ नॉर होगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? इसी तरीके से एक और आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन है दोस्तों, बोथ एंड। ठीक है, देखिए इसका यूज किस तरीके से होता है। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ एंड। जैसे संध्या इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। आप किसी लड़की की विशेषता बता रहे हैं कि वो लंबी भी है और सुंदर भी है, उसका कद ऊंचा भी है और वो सुंदर भी है। संध्या इज बोथ टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो जो बोथ एंड, ये दोनों दोस्तों क्या होगा, पेयर में इस्तेमाल होंगे, बोथ एंड। ठीक है, अगर आप कहें कि सर एंड की जगह कुछ और इस्तेमाल कर दें, बोथ टॉल एज वेल एज, नहीं, ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इनफॉर्मल इंग्लिश में दोस्तों इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यहां पर मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट चीज कि इनफॉर्मल इंग्लिश में एज वेल एज कह देते हैं, लेकिन ऑर्थोडॉक्स ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। ऑर्थोडॉक्स ग्रामर में बोथ के साथ में एंड का ही इस्तेमाल लिखा गया है। अगर आप एज वेल एज का इस्तेमाल कर लेते हैं, टू का इस्तेमाल कर लेते हैं, TOO, ये सब गलत है। बोथ के साथ में आपको केवल और केवल एंड का ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा और कोई नहीं लगेगा। बट लगा लें, संध्या इज बोथ टॉल बट ब्यूटीफुल, नहीं, गलत है। संध्या इज बोथ टॉल एज वेल एज ब्यूटीफुल, गलत है। बोथ के साथ में आप केवल एंड का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखिए ध्यान से, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बोथ एंड का मतलब था दो चीजें, दोनों। ठीक है, बोथ एंड क्या अर्थ देता है, दोनों या भी। आप कहते हैं ना कि वो लंबी है और सुंदर भी है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अर्थ होता है केवल यही नहीं बल्कि ये भी, केवल यही नहीं बल्कि ये भी। जैसे रोहित नॉट ओनली स्कोर्ड अ सेंचुरी बट ऑल्सो टुक 3 विकेट्स। आज चलिए ज्यादा चर्चा हम क्रिकेट से संबंधित ही करेंगे। टुक 3 विकेट्स। ठीक है भाई, जो बच्चे विराट कोहली के या किसी और क्रिकेटर के फैन हो कृपया बुरा मत माने, अगला एग्जाम्पल हम बाकी क्रिकेटर्स का भी ले लेंगे। तो जैसे आप कहें कि रोहित नॉट ओनली स्कोर्ड ए सेंचुरी, कि रोहित ने ना केवल 100 रन बनाए, सैकड़ा बनाया, शतक बनाया, बल्कि बट ऑल्सो टुक 3 विकेट्स, 3 विकेट भी लिए। ना केवल ये काम किया बल्कि ये काम भी किया, ना केवल ये बल्कि ये भी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा अर्थ है दोस्तों, इस तरह आप यूज करते हैं। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द टीचर वॉज गिवन रिफ्रेशमेंट। कोई फंक्शन चल रहा था, वहां पर ना केवल बच्चों को भोजन दिया गया बल्कि जो टीचर्स थे उनको भी दिया गया। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स वर गिवन रिफ्रेशमेंट। ठीक है, नॉट ओनली द पार्टिसिपेंट्स बट ऑल्सो द टीचर्स वर गिवन प्राइजेज, कि ना केवल प्रतिभागियों को बल्कि टीचर्स को भी प्राइज दिए गए। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, ना केवल ये बल्कि ये भी। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कंजंक्शंस हमारी कवर हो गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, चीजों को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर कुछ भी मिस किया तो आगे परेशानी आ सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आइदर और, जो कंजंक्शन हमने यूज की, इसमें अगर आपको, अभी तक बात की हमने 2 में से, अगर आपको 3 चीजें हो और 3 में से कोई एक इस्तेमाल करनी है, तब क्या करेंगे सर? तब आप क्या करोगे? आइदर रोहित और विराट और ऋषभ। अब देखो 3 चीजें हैं, 3 में से आपको चॉइस करनी है। आइदर रोहित और विराट और ऋषभ विल लीड द टीम, टीम का नेतृत्व करेंगे। इज इट क्लियर?
अगर आपको दो से ज्यादा ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें से छांटना है तो और जो है दो बार आएगा, आइदर एक ही बार आएगा और दो बार आएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि सर आइदर और तो एक बार लग गया, यहां पर और एक बार लगाना है तो नॉर लगा दें, नॉर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यह नियम हमेशा जारी रहेगा कि आइदर के बाद कभी भी नॉर नहीं लगना है। इज इट क्लियर? आइदर के बाद कितने भी आपको आगे एक्सटेंड करना पड़े, हर बार और लगाते जाओगे आप। ठीक है। इसी तरीके से एक नियम नाइदर नॉर का, कि सर दो में से कोई नहीं था तब हम नाइदर नॉर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब अगर हमें यह कहना है कि जी तीन में से कोई भी नहीं, तब क्या करेंगे सर? नाइदर रोहित नॉर विराट नॉर ऋषभ विल लीड द टीम। इन तीनों में से कोई भी टीम का नेतृत्व नहीं करेगा। इज इट क्लियर? विल लीड द टीम। सेम नियम चलेगा, नाइदर के बाद हमेशा नॉर लगेगा, चाहे दो कहने हैं, तीन कहने हैं, चार कहने हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस देने हैं हर बार एक नॉर बढ़ाते चले जाइए, और मत लगा देना। नाइदर के बाद और नहीं लगेगा, आइदर के बाद हमेशा और लगता है, नाइदर के बाद हमेशा नॉर लगता चला जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यही छोटे छोटे नियम दोस्तों आपको एरर स्पॉटिंग में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ध्यान रखने हैं। यही छोटे छोटे नियम हर चैप्टर के जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ देन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इफ देन। इफ देन का क्या मतलब होता है? इफ देन दोस्तों आप कंडीशनल में इस्तेमाल करते हो कि एक कंडीशन अगर पूरी होगी तब दूसरा काम होगा। जैसे इफ यू कम हियर देन आई विल टीच यू। अगर तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देन आई विल टीच यू। अब अक्सर बच्चे कहां गलती करते हैं कि वो THEN की जगह THAN मिल जाता है, और THAN दोस्तों यहां पर गलत है। THEN इफ के साथ में देन का इस्तेमाल होता है, THEN। ये वाला जो देन है दोस्तों ये भी एक कंजंक्शन है, लेकिन ये इफ के साथ में इस्तेमाल नहीं होगा। इस सेंस में दोस्तों ये इस्तेमाल नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये जो कंडीशन वाला चलता है इसमें इफ के साथ में हमेशा देन का इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये वाला देन इस्तेमाल कर दिया तो वो गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इफ के साथ में THEN देन का इस्तेमाल होता है, ना तो THAN देन इस्तेमाल करना है, ना THAT दैट इस्तेमाल करना है। ये भी गलत है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्डली वैन, हार्डली बिफोर, स्केर्सली वैन, स्केर्सली बिफोर, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है दोस्तों, इसका इस्तेमाल देखते हैं। हार्डली और स्केर्सली। हार्डली वैन या हार्डली बिफोर, और दूसरी होती है इसके जैसी स्केर्सली, स्केर्सली वैन और स्केर्सली बिफोर। एग्जाम्पल देता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन वैन इट बिगेन टू रेन। जब बारिश शुरू हो गई, कि वो मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो हार्डली आप इस्तेमाल करें, स्केर्सली इस्तेमाल करें, इनके साथ में व्हेन या बिफोर का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। बिगेन टू रेन, कि वो मुश्किल से ही स्कूल पहुंचा था, कि जैसे ही पहुंचा तभी बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। हार्डली की जगह पर आप स्केर्सली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्केर्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल, स्केर्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल व्हेन इट बिगेन टू रेन। व्हेन की जगह पर आप बिफोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये चारों चीजें दोस्तों इंटरचेंजेबल है, ध्यान रखिएगा।
Scarcely had he reached the school before it began to rain. Scarcely had he reached the school when it began to rain. Hardly had he reached the school before it began to rain और hardly had he reached the school when it began to rain. ये चारों ठीक हैं. इन चारों को, इन दोनों को और इन दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो अपनी अपनी जगह पर ही. यहां पर ये इंटरचेंज हो सकते हैं, यहां पर ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं. क्या इंटरचेंज नहीं हो सकता है कि अगर आप व्हेन या बिफोर की जगह पर क्या लगा दें, THEN लगा दें, THAN लगा दें या THAT दैट लगा दें, देन या दैट का इस्तेमाल वहां पर नहीं हो सकता है. हार्डली या स्केर्सली के साथ में आपको क्या इस्तेमाल करना है, बिफोर या व्हेन का ही इस्तेमाल करना है. इसके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं होगा एज कंजंक्शन. दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आज जिन शब्दों का हम डिस्कशन कर रहे हैं उनमें से कुछ शब्द आप एज प्रिपोजिशन भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज एडवर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हो. बात हो रही है कि जब आप एज कंजंक्शन इस्तेमाल करते हो तो ये नियम फॉलो होंगे. इन नियमों को आप ऐसा मत सोचना कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये इस्तेमाल हो जाएंगे. नहीं, जब इन शब्दों का एज कंजंक्शन इस्तेमाल होता है तभी ये वाले नियम हम फॉलो करते हैं. ठीक है, चलिए हार्डली और स्केर्सली की बात हो गई. आइए आगे बढ़ते हैं, अगली कंजंक्शन देखते हैं. दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी तरीके से हम फटाफट कई सारी कंजंक्शंस का डिस्कशन कर लेंगे. इसके बाद में इंपॉर्टेंट है नो सूनर देन. मैंने बताया था नो सूनर देन, और यहां पर क्या दिक्कत होती है, नो सूनर के साथ में THAN लगता है. दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन वाली डिग्री आ रही है, सून सूनर. ठीक है, तो जब कभी ये कंपैरिजन वाला दिखेगा सूनर, इसके साथ में हमेशा THAN लेना है. आप एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री जहां कहीं इस्तेमाल करते हो तो कहीं पर भी THEN नहीं लगता है, उनके साथ में THAN का इस्तेमाल करते हो. तो यही ध्यान रखना है कि नो सूनर कंपैरिजन वाली आ गई ना तो THAN का लेना है. इफ के साथ में THEN, क्योंकि वहां पर तो कंपैरिजन नहीं था, वहां तो कंडीशन थी सर. यहां पर हो रहा है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के साथ में THAN. जैसे नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, वही सेम एग्जांपल, कंजंक्शन चेंज कर देंगे. नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन. कि वो स्टेशन पहुंचा, बस उसी समय पर बारिश शुरू हो गई. अब देखिएगा, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन इट बिगेन टू रेन, कि जब वो स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही या बस उसी क्षण बारिश शुरू हो गई. तो नो सूनर और देन का कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, ये आपको समझना है दोस्तों कि नो सूनर जब कभी इस्तेमाल होगा तो उसके साथ में पेयर में क्या आएगा, THAN आएगा. ये सारी कहानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की चल रही है दोस्तों, कि ऐसी कंजंक्शंस जो जोड़े में आती हैं. तो नो सूनर के साथ में जोड़ा किसका बनेगा, THAN देन का बनेगा. ठीक है, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है एज और एज. शी इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज टॉल, या संध्या इज एज ब्यूटीफुल एज ही सेज. इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, संध्या इज एज टॉल एज ही सेज, कि वो उतनी लंबी है जितनी की वो व्यक्ति बताता है. संध्या उतनी ही लंबी है जितनी की वो लड़का बताता है. ठीक है, तो एज और एज का इस्तेमाल, ठीक है, ये भी कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है दोस्तों. संध्या इज एज टॉल एज ही सेज, रोहित इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज शेखर, कि रोहित उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि शेखर है. इज इट क्लियर, आ रही बात समझ में. देखिए ये जो एज और एज है ना दोस्तों, ये चाहे आप एफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं इस तरीके का, चाहे नेगेटिव सेंटेंस की रोहित इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज शेखर, वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. तो एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में इस्तेमाल हो सकता है एज और एज. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जैसा ही एक कंजंक्शन और है, एज के जैसा सो एज. ये जो सो एज है ये हमेशा केवल दोस्तों नेगेटिव में ही इस्तेमाल होगा. जैसे रोहित इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज महेश, कि रोहित उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना महेश है. तो ये जो सो एज का जो जोड़ा बनता है
ये केवल दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा, ये अफर्मेटिव में नहीं बनेगा सो एज वाला। एज का जो पेयर है ये चाहे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है चाहे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, दोनों में इस्तेमाल हो जाता है। सो एज केवल नेगेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे अगला देखते हैं, सो दैट का मतलब होता है इतना की। जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो और दैट इसका मतलब आ जाता है इतना कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि वो चल भी नहीं पा रहा है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। विराट इज सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, कि विराट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हर महिला उससे शादी करने को तैयार होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इतना की, ये जो अर्थ निकलता है किसका, सो दैट का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कंजंक्शन की बात करते हैं, वेदर और वेदर और का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर और इसके साथ में पेयर बनता है और का, किस तरीके से आप यूज करते हैं सुनिएगा ध्यान से। द बॉय डज नॉट नो वेदर ही विल पास द एग्जामिनेशन और नॉट, कि उसे नहीं पता कि वो एग्जाम पास कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, द बॉय डज नॉट नो, द बॉय डज नॉट नो वेदर he will pass the exam or not। तो वेदर के साथ में और का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों पेयर बना करके एक कंजंक्शन के रूप में आती हैं। ठीक है, अर्थ क्या निकलता है इसका, कि या वो लड़का नहीं जानता कि वो एग्जाम पास कर पाएगा या नहीं, कि या। ठीक है, इज इट क्लियर। इस तरीके से आप वेदर और का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एक प्रीपोजिशन है दोस्तों आपके पास, सच एज। ठीक है, सॉरी प्रीपोजिशन कह दिया, कंजंक्शन की बात हो रही है। सच एज, और किस तरीके से इस्तेमाल करते हो आप सच एज को, देखिए सच एज इकट्ठा नहीं आएगा, सेंटेंस में अलग अलग आएगा। सच और एज किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सच ए बॉय एज आई नो इज नॉट इन द पार्टी। जैसे सच ए बॉय एज आई नो, थोड़ा सा टिपिकल यूज है दोस्तों, आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता ये। सच ए बॉय एज आई नो इज नॉट इन द पार्टी, इन द पार्टी, कि ऐसा लड़का जिसे मैं जानता हूं पार्टी में मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई लड़का जिसे मैं जानता हूं पार्टी में मौजूद नहीं, यानी कि पार्टी में जो भी मौजूद है उन्हें मैं नहीं जानता, या जिनको मैं जानता हूं वो पार्टी में मौजूद नहीं है। ठीक है, सच ए बॉय एज आई नो, तो सच और एज का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या है दोस्तों आपके लिए, कंजंक्शन है। ठीक है, इज इट क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, सच दैट, सच के साथ में दैट भी एज कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाता है, सच दैट, और ये बहुत कॉमन है। सच एज तो नॉर्मली यूज नहीं होता है, सच दैट बहुत कॉमन है। इसका अर्थ क्या निकलता है, ऐसा की, ऐसी की। इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड स्टडिंग, कि मैं पढ़ रहा था लेकिन भाई रात इतनी ठंडी थी कि मैंने पढ़ना बंद कर दिया। इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट, इट वॉज सच ए कोल्ड नाइट दैट आई स्टॉप्ड स्टडिंग, कि मैंने पढ़ना रोक दिया। ठीक है, इट वॉज, या आप ऐसा कह सकते हो, हिज स्पीच वॉज सो गुड, हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम, उसका भाषण ऐसा था कि हर व्यक्ति ने उसकी तारीफ की, हर व्यक्ति ने उसको पसंद किया। हिज स्पीच वॉज सच दैट एवरीवन लाइक्ड हिम। ठीक है, इस तरीके से आप सच दैट का इस्तेमाल करते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली कंजंक्शन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, बिटवीन जो है ये आपने एज प्रीपोजिशन भी पढ़ी है, और अब यहां पर आप एज कंजंक्शन पढ़ रहे हो। कंजंक्शन में क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा। जैसे कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड 9 PM, कॉन्टैक्ट अस
बिटवीन 9 AM एंड 3 PM। बिटवीन बीच में, इससे और इसके बीच में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिटवीन के साथ में आप टू नहीं लगाओगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे देर इज ए क्वेरल बिटवीन रोहित एंड मोहित, रोहित और मोहित के बीच में एक झगड़ा है, बिटवीन के बाद में एंड लगेगा। बिटवीन के साथ में टू मत लगा दीजिएगा, विद मत लगा दीजिएगा, ठीक है। टू गलत हो जाएगा, विद लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। बिटवीन के साथ में एंड का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो बिटवीन का यूज इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? एक इंपॉर्टेंट है एल्स। एल्स का मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो, ठीक है, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तब क्या होगा। जैसे ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो होम, कि वो और कुछ नहीं चाहता, क्या चाहता है? केवल घर जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट टू गो होम। इसी तरीके से नॉट और बट का इस्तेमाल होता है। नॉट और बट, नॉट और बट, इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? सुनिए ध्यान से। नॉट और बट का अर्थ निकलता है बल्कि। ही डज नॉट लाइक डोसा बट रसम, कि उसको डोसा पसंद नहीं है बल्कि क्या पसंद है? रसम पसंद है। ही डज नॉट लाइक डोसा बट रसम। तो नॉट और बट का जो जोड़ा है दोस्तों, नॉट और बट, इसका मतलब होता है बल्कि। ये नहीं बल्कि वो, उसको डोसा पसंद नहीं है बल्कि रसम पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करते हैं किसका? नॉट और बट के जोड़े का। पेयर में चल रहा है दोस्तों। कोरिलेटिव कंजंक्शन की बेसिक अर्थ ही यह है कि आप एक से ज्यादा कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हो और उसका अपना पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो क्या अर्थ होता है इनका? देखिए ध्यान से। एज इफ और एज दो, इनका अर्थ होता है मानो, सपोज, मानो या सपोज। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे शी लुक्स एज इफ शी इज अ हीरोइन, कि वो ऐसी दिखती है कि जैसे मानो कोई हीरोइन हो। शी लुक्स एज इफ शी इज अ मिलियनर, कि वो ऐसी दिखती है मानो करोड़पति हो। और जहां पर आप एज इफ का इस्तेमाल कर रहे हो वहीं पर आप एज दो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे शी लुक्स एज दो शी इज अ हीरोइन। शी लुक्स या शी बिहेव्स, कि ऐसा व्यवहार करती है, शी बिहेव्स एज इफ शी इज अ हीरोइन, कि वो कोई अभिनेत्री है, वो ऐसा बर्ताव करती है मानो कोई अभिनेत्री हो, ठीक है। एज इफ कह लीजिए या एज दो कह लीजिए, दोनों का सेम अर्थ निकलता है, ठीक है। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है इवन। इवन, इवन कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? चाहे, भले ही, ठीक है, चाहे या भले ही। आई विल नॉट चीट इन द एग्जाम इवन इफ आई गेट फेल्ड, कि मैं एग्जाम में चीटिंग नहीं करूंगा भले ही फेल हो जाऊं, बेशक फेल हो जाऊं। ही विल नॉट बिट्रे हिज कंट्री इवन इफ ही मे गेट किल्ड, कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा भले ही उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाए, ठीक है। तो इवन का मतलब होता है चाहे या भले ही। आई विल नॉट चीट इन द एग्जाम इवन इफ आई गेट फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से आप इवन का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन आपके लिए दोस्तों, डाउट। डाउट जो होता है इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? डाउट एज नाउन नहीं, एज कंजंक्शन। ही डाउट्स इफ और वेदर मनीषा विल पास द एग्जामिनेशन। अब ये जो डाउट शब्द है दोस्तों, इसके बाद में कंजंक्शन क्या इस्तेमाल होगी? इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर आप दैट का इस्तेमाल करते हो। देखिए ध्यान से, समझिएगा। डाउट, ही डाउट्स इफ मनीषा विल पास द एग्जामिनेशन, मनीषा एग्जाम में पास हो पाएगी।
ही डाउट्स इफ। अब ये दोस्तों देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो डाउट के बाद में आप इफ लगा सकते हो, वेदर लगा सकते हो, ये दोनों ही ठीक है। अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो डाउट के बाद में इफ लगा लीजिए, वो भी ठीक है, वेदर लगा लीजिए, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे आई हैव नॉट एनी डाउट, आई हैव नॉट एनी डाउट, मुझे कोई शंका नहीं है, दैट मनीषा विल पास द एग्जामिनेशन, मुझे कोई शंका नहीं है कि मनीषा एग्जाम में पास हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया ना कि मुझे कोई शंका नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाया तो इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा, अब किसका इस्तेमाल होगा, दैट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर आप नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो फिर डाउट के बाद में दैट का इस्तेमाल होगा। अब इफ या वेदर मत लगा देना, अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तब आप इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हो। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी प्रीपोजिशन कंजंक्शन थी एक। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगली कंजंक्शन हमारे पास है दोस्तों कि जब आप डायरेक्ट वॉइस, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों उन जिनको आप डायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल करते हो, जैसे ही सैड या ही टोल्ड, ही विश्ड, ही ऑर्डर्ड, ठीक है, ही इंस्ट्रक्टेड। तो इस तरह की जितनी भी रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं उनको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हो दोस्तों तो उनके बाद में दैट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती हैं सर ये, जैसे टेल, विश, सजेस्ट, स्टेट, ही स्टेटेड दैट, ही रिपोर्टेड दैट, ही प्रेड दैट, ही नोटिस्ड दैट, अनगिनत हैं दोस्तों। इन्फॉर्म, लर्न, मेंटेन, होल्ड, फॉरगेट, फाइंड, एक्सपेक्ट। तो इस तरीके से जितनी भी दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब हैं उनके बाद में आप इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का इस्तेमाल करते हो, और वो दैट क्या करता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने का तो काम करता है। तो एज कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है। ठीक है, वहां पर दैट का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। ठीक है, जैसे ही विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है भाई, उसने ईश्वर से प्रार्थना करी कि तुम दीर्घायु हो, तो विश्ड के बाद में दैट, ही प्रेड दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही ऑर्डर्ड मी दैट, ही रिपोर्टेड मी दैट, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट। इस तरीके से जितनी भी रिपोर्टिंग वर्ब हैं दोस्तों उनके बाद में आप इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए अब दोस्तों इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये यहां पर मैंने क्रॉसेस लगाया कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन की तो बात यहां पर खत्म होती है। इसके बाद में एक दो चीजें ऐसी जहां पर आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करते ही नहीं है। कंजंक्शन का इस्तेमाल कहां नहीं होता है, जैसे अब आपको वो सिनेरियो जहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, सॉरी एक सिनेरियोज नहीं होता है, सिनेरियो, सिनेरियो अपने आप में बहुवचन है। ठीक है, तो वो सिनेरियो जहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता है उनमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप इफ या वेदर और WH वर्ड का इस्तेमाल करते हो तब वहां पर आप दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हो, वही WH वर्ड जो है वो एज कंजंक्शन काम कर देता है। जैसे ही आस्क्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, हु इज मेकिंग अ नॉइस, उसने पूछा शोर कौन मचा रहा है। ठीक है, तो जब इसका आप इनडायरेक्ट बनाओगे दोस्तों, ही इंक्वायर्ड हु वाज मेकिंग अ नॉइस, हु वाज मेकिंग ए नॉइस। अब दोस्तों देखिए यहां पर ध्यान से, पिछला जो हमने इनडायरेक्ट देखा था ही विश्ड दैट, तो वहां पे दैट ने एज कंजंक्शन काम किया था। यहां पर कंजंक्शन कौन है, यही WH वर्ड है, हु वाज मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन वाले ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें WH वर्ड अगर है तो वही कंजंक्शन का काम कर देगा, अगर WH वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल कर लेते हो। जैसे ही आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन,
विल यू कम टू स्कूल, कि क्या तुम स्कूल आओगे, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आप इनडायरेक्ट कैसे बनाते हो, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर आई वुड कम टू स्कूल, आई वुड कम टू स्कूल, सॉरी कम नहीं, गो, आई वुड गो टू स्कूल। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन में WH वर्ड नहीं था, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, ऐसा कोई शब्द नहीं था। तो अगर ऐसा WH वर्ड नहीं है तो आप इफ या वेदर का इस्तेमाल कर लेते हो। तो किसी भी इनडायरेक्ट स्पीच में अगर इफ या वेदर या किसी WH वर्ड का इस्तेमाल है तो वही एज कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाता है, वहां पर आपको अलग से कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो ये तो है पहला सिनेरियो जब आप स्पेशली अलग से कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस आपका एज, सिंस या बिकॉज से शुरू हो रहा है तो वहां पर आपको सो या देयरफॉर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एज, सिंस, इनसे इस्तेमाल स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आप अलग से कंजंक्शन नहीं लगाते हैं। देखिएगा ध्यान से, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, इन द एग्जाम। तो अगर कोई सेंटेंस दोस्तों आप बिकॉज से स्टार्ट कर रहे हो या एज से स्टार्ट कर रहे हो या फिर सिंस से स्टार्ट कर रहे हो, सिंस शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड इन द एग्जाम, एज शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड इन द एग्जाम, बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड शी फेल्ड इन द एग्जाम, अलग से आपको यहां पर कोई कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नियम क्या है कि अगर कोई सेंटेंस आपका सिंस, एज या बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है तो आपको दोबारा कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर, आ रही है बात समझ में। अच्छा, एक और पॉइंट दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का होता है कि अगर किसी सेंटेंस में आपने रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आ सकते हैं, हम प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, छोटा सा एक सेंटेंस में बता देता हूं, दैट या WH वर्ड जब किसी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और जिस नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दी जा रही है उस नाउन को क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में आपको अलग से कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, विच इज ग्रीन, विच इज ग्रीन इन कलर, मैंने एक पेन खरीदा जो रंग में कैसा है, ग्रीन कलर का है। अब अगर मैं ये कहता कि सर आई बॉट अ पेन एंड विच इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। अब दोस्तों देखिए, ये पेन, इस पेन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है विच, कि एक मैंने पेन खरीदा और वो पेन कैसा है, हरे रंग का है। तो ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन इस पेन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन RP और एंटीसीडेंट, भाई इस नाउन के बारे में तो ज्यादा जानकारी दी जा रही है, तो इस एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन के बीच में आपको कंजंक्शन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से कंजंक्शन बीच में ठूंसते हो जबरदस्ती तो वो गलत है। रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट के बीच में कंजंक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर, आ रही बात समझ में। तो दोस्तों यहां पर आज की क्लास हमारी समाप्त होती है, चर्चा हो गई अब कंजंक्शंस की। हमने आज कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया, ऐसी कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होती हैं। ठीक है, तो उनको आप किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, और एक चीज ये भी देख ली, 3 सिनेरियो जहां पर आपको कंजंक्शन इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहां पर हमारा कंजंक्शन का टॉपिक ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हमारा लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, एक क्लास में दोस्तों उसे भी हम कवर कर लेंगे। चलिए,
आज की क्लास खत्म करने से पहले अपना जो जीएस का क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की थी जिसमें उन्होंने निजी उपक्रमों यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट प्लेयर्स यानी वो नहीं जो कोई खेल खेलते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स का मतलब है ऐसे कोई मतलब बिजनेस हाउसेस जो ट्रेन्स को रन करने का मादा रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये योजना लेकर के आई थी भारत सरकार कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर टूरिज्म बेस्ड थीम पर भारतीय रेलों का संचालन करना चाहते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी जो ये योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी, इसका नाम क्या था आपको ये बताना था। ऑप्शंस आपके सामने थे, भारत गौरव, भारत दर्शन, स्वावलंबी भारत और गौरवशाली भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत गौरव स्कीम। ठीक है, ये स्कीम के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, आई थिंक नवंबर 2021 में ये भारत सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था। आधिकारिक रूप से इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है क्योंकि इसके बारे में अभी तक आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक श्री रामायण एक्सप्रेस नाम से भी ट्रेन चली है जो क्या करेगी, इंडिया से लेकर के नेपाल तक चलेगी। जनक धाम नेपाल में एक जगह है, वहां तक ये ट्रेन जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से जो अलग अलग बिजनेस हाउसेस हैं, प्राइवेट लोग हैं, उन्होंने ये ट्रेन वो इस ट्रेन का संचालन करेंगे। ट्रेन को चलाने का काम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेल मंत्रालय, IRCTC जो भारत रेलवे का ही एक उपक्रम है, इनकी जिम्मेदारी रहेगी। उसका जो खर्चा है और जो टिकट्स की बुकिंग है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया गया है। ठीक है, ये ऐसी 3-4 ट्रेनें इस वक्त भारत में चल रही हैं, एक साउथ इंडिया में भी चल रही है, ऐसी अभी ये श्री रामायण एक्सप्रेस चलाई गई है। तो ये जो है भारत सरकार की ये स्कीम है कि प्राइवेट लोगों को भी बढ़ावा दिया जाए कि आप अगर पर्यटन से संबंधित किसी थीम के ऊपर आप ट्रेन चलाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, और ये जो स्कीम लॉन्च की गई है इस स्कीम का नाम है दोस्तों भारत गौरव स्कीम। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी, क्योंकि रिसेंटली रामायण की थीम पर ये एक ट्रेन स्टार्ट की गई है जो अयोध्या और बाकी श्री राम के जीवन से संबंधित जो जगहें हैं यहाँ पर कवर करते हुए नेपाल तक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर्स के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। चलते चलते एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की निःशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। साथ ही साथ ये मत भूलिएगा जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि भारत सरकार ने अगले 18 महीने में 1.5 साल के अंदर 10 लाख वैकेंसीज फिलअप करने का टारगेट रखा है। तो बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए, ऐसा स्वर्णिम मौका आपको फिर दोबारा कितने समय बाद मिले कोई नहीं कह सकता। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि इस तरीके से बम्पर वैकेंसीज हमेशा आती रहें, लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो आप सबसे विनती है, आप सबको मेरा सुझाव है कि अब जो तैयारी आप कर लेंगे वो बहुत बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया मौका है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।